हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जैसे सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था पैनक्रियास के बारे में, और हमने डिस्कस किया था बेटा पैनक्रियास एक हीटेरोक्राइन ग्लैंड है, एंडोडर्मल होती है ओरिजिन में और डुअल ग्लैंड की तरह वर्क करती है बेटा। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और साथ ही साथ में एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करती है। ठीक है, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक्स और बचे हैं, कुछ एक आध ग्लैंड्स और बची हैं जिनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया था बेटा कि पैनक्रियास के अंदर काफ़ी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं सेल्स के क्लम्प को, इसी सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं बेटा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो पैनक्रियास डुअल नेचर की दोनों तरह के वर्क करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करती है और साथ ही साथ में एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करती है। ठीक है, एक्सोक्राइन अगर नेचर आपसे पूछता है तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करना एक्सोक्राइनल नेचर है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर एंडोक्राइनल नेचर की बात करते हैं तो बेटा पैनक्रियास के अंदर सेल्स है लैंगर ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है बेटा। तो ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अलग अलग टाइप की सेल्स है। हमने देखा था एक सेल है बेटा बीटा सेल जो कि इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया था और कौन सी डिजीज होती है उसको भी हमने लिख लिया था। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं बेटा एक नेक्स्ट हार्मोन जो कि है ग्लूकेगॉन। ठीक है, एक नेक्स्ट हार्मोन है ग्लूकेगॉन जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है बेटा। ठीक है, ग्लूकेगॉन is secreted by alpha cells of pancreas। ठीक है, जो पैनक्रियास की अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करती है, सीक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या काम करता है बेटा? ये करता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन and releasing glucose in the blood stream। ठीक है, ये काम करता है बिल्कुल इंसुलिन के अपोजिट वर्क करता है बेटा, इसलिए इन दोनों हार्मोन की एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होती है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है बेटा बिल्कुल अपोजिट ये होते हैं फंक्शन में। ठीक है, जैसे हमने थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन देखा था बेटा, ऐसे ही पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो दोनों ग्लैंड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करती है। ठीक है, एक जो है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करती है, दूसरी कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करती है। ऐसे ही ग्लूकेगॉन और इंसुलिन ये भी दोनों जो हार्मोन है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करने का काम करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, और ये क्या करता है बेटा ग्लाइकोजन से दोबारा से ग्लूकोज बनाने का काम करता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो हाइपरग्लाइसेमिक वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसीलिए दिस हार्मोन इज रिगार्डेड एज हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। एक साथ ही साथ यहां पे एक और पॉइंट लिख देता हूं बेटा कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन टू इंसुलिन। ठीक है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन टू इंसुलिन, इंसुलिन के ये एंटागोनिस्टिक है बिल्कुल हार्मोन ग्लूकेगॉन जो कि अल्फा सेल्स ऑफ, अच्छा ये भी नहीं लिखा है हमने, अच्छा लिखा है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। अलग अलग सेल प्रेजेंट है पैनक्रियास में, तो उनमें से जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को रिलीज करती है, जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकेगॉन को रिलीज करती है। ऐसी और भी अदर सेल्स होती है बेटा, लेकिन अभी हमें ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन and releasing
ग्लूकोज, ठीक है, इन ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, और इंसुलिन क्या करता है बेटा, डिक्रीज करने का काम। सो दिस हार्मोन इज रिगार्डेड एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब क्या है बेटा, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। अब हमने देखा था कि जो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन है बेटा, वो ग्लूकोज लेवल कम कर रहा था, ये बढ़ा रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये एंटागोनिस्टिक है बेटा, इंसुलिन के अपोजिट फंक्शन करता है बिल्कुल। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को ब्लड स्ट्रीम में कम करता है ना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके लीवर और मसल सेल्स में, ऐसे ही क्या करता है बेटा, ग्लाइकोजन है ना, सॉरी ग्लूकेगॉन जो है हार्मोन, ये क्या करता है, बिल्कुल अपोजिट फंक्शन करता है। ये क्या करता है बेटा, मसल्स और लीवर सेल्स के अंदर जितनी भी ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसी ग्लूकोज को हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कराता है। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है बेटा, हाइपरग्लाइसेमिक वाली कंडीशन होती है, ठीक है, नोट डाउन कर लो उसको। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं हम। इतना ही पार्ट था पेनक्रियास का जो आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद में बेटा दो और ग्लैंड है, जैसे गोनाड्स जो है बेटा, वो भी एक ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं, है ना, टेस्टिस और ओवरी, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे हम जो कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है आपका नेक्स्ट, उसमें। क्लियर, तो वहाँ पर उसको हमें एक बार अच्छे से पढ़ना ही है, तो हम वहीं पर उसको लेके चलते बेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर भी देखनी है हमें, सेल्स भी देखनी है वहां पर। तो बेटा इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सीरीज ऑफ cyclic changes occurring in the ovaries and female reproductive tract reproductive period of फीमेल। ठीक है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बेटा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में रेगुलेट होता है, और ये भी हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होता है बेटा, ठीक है। हार्मोन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में। क्लियर, तो फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जहाँ पे ओवरीज और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है बेटा, है ना, जो फैलोपियन ट्यूब है, जो यूट्रस है, उनके अंदर सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये चेंजेस किसकी वजह से होते हैं बेटा? तो ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं, ठीक है। अलग अलग फेज देखने को मिलते हैं, और इन्हीं जो हार्मोन का लेवल है इन सीरीज साइक्लिक चेंजेस में वो कभी बढ़ता है बेटा, कभी कम होता है, और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से एक फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाती है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, एग्स रिलीज होते हैं फीमेल के अंदर, और चांसेस बनते हैं बेटा स्पर्म और एग्स के फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं तो एक फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, स्टेराइल हो जाती है बेटा, ठीक है।
इसके बाद लिखते हैं हम एक नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव पीरियड इन फीमेल extends from and is termed मेनार्क। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? मेनार्क बोलते हैं। और ये कब तक देखने को मिलता है? तो 10 to 14 ईयर्स की। क्लियर बेटा? टू मेनोपॉज। और ये कब देखने को मिलता है? तो 45 से 50 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमने देख लिया बेटा कि कैसे ये रेगुलेट होता है। हार्मोन्स के जो है इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं बेटा। हार्मोन्स का लेवल जो होता है अलग अलग होता है, और इसी लेवल की वजह से जो यूट्रस की लाइनिंग है वो कभी डैमेज होती है, कभी थिक होती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती है बेटा वेजाइना से। तो ये सारी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि फीमेल के अंदर रेगुलेट होता है बेटा, मेनली मैमल्स के अंदर। और रिप्रोडक्टिव फेज जो है फीमेल के अंदर वो कब से स्टार्ट होता है? तो प्यूबर्टी के टाइम से, जब पहली बार बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं फीमेल में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनार्क, जब स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है एक एज के बाद में, तो कौन सी एज होती है बेटा? 45 से 50 ईयर्स की एज में, और इसे बोलते हैं मेनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। जब स्टार्टिंग होती है तो मेनार्क के, और जब स्टॉप होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। ठीक है बेटा, समझ में आया तक? नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड every month menstrual cycle occurs। ठीक है, हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेटा। The vaginal bleeding is called menstruation that last for about 4 days। ठीक है, और ये जो बेटा ब्लीडिंग पीरियड होता है फीमेल के अंदर, जिसमें वेजाइना से बेटा ब्लीडिंग होती है, और ये पीरियड कब तक का होता है? तो 4 दिन का होता है। ठीक है, प्राइमरी एम of menstrual cycle is to prepare the female for fertilization and pregnancy।
ठीक है। तो बेटा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अभी हमने देख लिया कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट की, सीरीज साइक्लिक चेंजेस है, और ये चेंजेस क्यों होते हैं बेटा, तो हार्मोन्स की वजह से, इसीलिए हमने ये सारे हार्मोन्स डिस्कस किए हैं पहले। अब बेटा हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो वेजाइना होती है उससे ब्लीडिंग होती है बेटा, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जो टिश्यूज होते हैं, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो डैमेज होती है, और ब्लीडिंग की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज होती है, ठीक है। तो इसी वेजाइनल ब्लीडिंग को बोलते हैं हम बेटा मेंस्ट्रुएशन, लिखा है हमने, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। और ये ब्लीडिंग पीरियड कब तक का होता है, तो 4 डेज का होता है ये ब्लीडिंग पीरियड, ठीक है। अब एम क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एम क्या है बेटा, कि फीमेल जो है फर्टिलाइजेशन कर सके, फीमेल के अंदर जो है दोनों गैमेट्स, ठीक है, फीमेल गैमेट जो कि होता है एग सेल, और मेल गैमेट जो कि होता है स्पर्म, वो दोनों मीट कर सके, और मीट करके दोनों मिलके आपस में फ्यूज हो सके, और दोनों गैमेट्स के फ्यूजन को बोलते हैं बेटा हम फर्टिलाइजेशन। अगर नहीं समझ में आई टर्मिनोलॉजी फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रेगनेंसी क्या होता है बेटा, प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प करता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है दोनों गैमेट्स का, ठीक है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों मिलके जब फ्यूज होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं हम जाइगोट। जाइगोट ही आगे एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो मदर की यूट्रस से जाके कनेक्ट होता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम प्रेगनेंसी कंसीव करना। और प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब तक एग्स रिलीज नहीं होंगे, जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एग सेल से फ्यूज नहीं कर पाएंगे, और जब फ्यूज नहीं कर पाएंगे तो एक फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। और ना ही हार्मोनल अगर इम्बैलेंस होगा अगर फीमेल की बॉडी के अंदर, तो भी फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा कम भी सही नहीं है बेटा, ज्यादा ओवर एक्सेस भी नहीं सही है, ठीक है। अगर कम होगा तो भी डिजीज होती है, अगर ज्यादा होता है तो भी डिजीज होती है। तो जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर इन केमिकल मैसेंजर्स का, उतने ही अमाउंट में रिलीज होते हैं, तभी हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में होती है। अगर इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी डिजीज, काफी सारे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट छोटा सा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको मैं। Menstrual cycle is completed in 28 days, ठीक है। Menstrual cycle is consist of 4 phases, ठीक है। फर्स्ट फेज क्या है बेटा, जिसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड है बेटा प्रोलिफरेशन फेज, ठीक है। थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, और फोर्थ होता है बेटा सीक्रेटरी फेज, ठीक है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हमने देखा कि कितने दिन में कंप्लीट होता है बेटा, इट इज कंप्लीटेड इन 20 डेज, ठीक है। वेट,
ठीक है, कितने दिन कंप्लीट होता है? 28 डेज में। और इसमें 4 फेज देखने को मिलता है हमें। पहला है बेटा मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड है प्रोलिफरेशन फेज, ओव्यूलेटरी फेज और सीक्रेटरी फेज। तो 4 फेज देखने को मिलते हैं, अलग अलग डेज में होते हैं बेटा ये। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे बेटा हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, लिख लो पहले आप इसको। ठीक है, अब कर रहा हूं उसको। लिखते हैं बेटा फर्स्ट जो कि फेज है, फर्स्ट फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। होता क्या है बेटा इसमें, और कितने दिन का होता है ये? तो ये होता है 1 to 5 डेज का। ठीक है, कैसे होता है बेटा? 1 to 5 डेज का। इसमें होता क्या है? तो इसमें होता है बेटा ब्रेकडाउन ऑफ यूट्रस लाइनिंग। ठीक है, साथ ही साथ ठीक है, मेंस्ट्रुअल्स बिगिन होता है बेटा। ठीक है, ब्लीडिंग होती है। सेकंड होता है बेटा, सेकंड फेज कौन सा था? अभी हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट था मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड है प्रोलिफरेशन फेज। और ये फेज जो है बेटा प्रोलिफरेशन फेज, ये होता है 6 to 13 डेज का। कितने दिन का? 6 से 13 दिन का। अब यहाँ पे तो जो यूट्रस की लाइनिंग है उसकी शेडिंग हो रही थी बेटा, है ना। वो जो है यूट्रस की लाइनिंग जो है, यूट्रस की जो सेल्स हैं वो क्या हो रही थी? ब्रेकडाउन होके बाहर रिलीज हो रही थी ब्लीडिंग की फॉर्म में। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। इधर क्या होता है प्रोलिफरेशन में? प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस लाइनिंग, साथ ही साथ बेटा थिकनिंग ऑफ यूट्रस। ठीक है, यहां पे क्या होता है बेटा? जो यूट्रस है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है? उसकी लाइनिंग शेड हो रही है, लाइनिंग की जो लाइनिंग है बेटा वो ब्रेकडाउन होकर बाहर रिलीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यूट्रस के अंदर वो लाइनिंग दोबारा से थिक हो रही है, रिकवर हो रही है मतलब। ठीक है, और ये कब होता है? 6 to 13 डेज के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखा बेटा हमने मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होती है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे ब्लीडिंग किस वजह से होती है? क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग डैमेज होके बाहर रिलीज होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो फेज है वो होता है प्रोलिफरेशन फेज। ये होता है बेटा 6 to 13 डेज का। इसमें ये जो लाइनिंग डैमेज हुई है ये दोबारा से रिपेयर होती है बेटा। यूट्रस जो है रिपेयर होती है, प्रोलिफरेशन होता है यूट्रस का, और साथ ही साथ यूट्रस की जो लाइनिंग है वो कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है, तो ये 2 फेज हमने डिस्कस किए। 2 फेज और हमें डिस्कस करना है, इसको नोट करिए पहले आप। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं। इसके बाद लिखते हैं हम थर्ड फेज। कौन सा होता है बेटा थर्ड फेज? ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है,
14 डेज को होता है बेटा, ये 14th डे को होता है, क्लियर। और ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन या फिर रिलीज ऑफ ओवम स्टार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एग सेल जो कि, या फिर बोलते हैं बेटा ओवम, जो कि एक गैमेट है, फीमेल गैमेट, ये रिलीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। 14th डे पे होता है ये बेटा, कब होता है, 14th डे पे। इसके बाद में 4th जो फेज है ये बेटा सीक्रेटरी फेज, सीक्रेटरी फेज, और ये होता है बेटा 15 to 28th डे तक, ठीक है, ये फेज होता है, क्लियर। क्या होता है सीक्रेटरी फेज में, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ watery mucus, such uterus is necessary for the implantation of fertilized ovum, ठीक है बेटा। जो सीक्रेटरी फेज है ये 15 से 28 दिन का होता है बेटा। इसमें क्या होता है कि वेजाइना से वाटरी म्यूकस डिस्चार्ज होता है, और इसी टाइम पे यूट्रस जो है प्रिपेयर होती है इम्प्लांटेशन के लिए, ताकि जो बेटा अगर स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, अवेलेबल है, तो एग सेल या ओवम जो कि एक फीमेल गैमेट है उस स्पर्म सेल से फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइज होने के साथ ही साथ वो जाइगोट में कन्वर्ट होगा, और जाइगोट किस में ट्रांसफॉर्म होगा बेटा, एम्ब्रियो की फॉर्म में। यही एम्ब्रियो मदर की यूट्रस से जाके चिपक जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा, जब इम्प्लांट हो जाता है, एम्ब्रियो चिपक जाता है यूट्रस से फीमेल की या फिर मदर की, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम इम्प्लांटेशन। ये आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट रिप्रोडक्शन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट इतना ही था। अगर स्पर्म प्रेजेंट है तब तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी बेटा, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ दोबारा से यही फेज स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से 28 दिन के बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। एसटीडीज या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, है ना, ये कैसे स्प्रेड होती हैं, एसटीडीज ट्रांसमिटेड थ्रू sexual contact with an infected person
और थ्रू contaminated सर्जिकल आइटम्स। ठीक है, STDs सच एज एड्स, गोनेरिया एंड सिफिलिस। ठीक है बेटा, ये कुछ डिसीज हैं, एड्स, गोनेरिया एंड सिफिलिस। एड्स हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा डिजीज वाले चैप्टर में। एसटीडीज होती क्या है बेटा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और ये कैसे स्प्रेड होती है बेटा, कैसे ये ट्रांसमिट होती है? तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से ये ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है, या फिर सर्जिकल आइटम्स के थ्रू। कौन कौन सी है? एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस। एड्स आपको पता है बेटा, हमने डिस्कस कर ली है। गोनेरिया और सिफिलिस को हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ग्राफ कर रहा हूं बेटा इसको। लिख लेते हैं बेटा गोनेरिया के बारे में। फर्स्ट लिख लेते हैं बेटा गोनेरिया के बारे में। गोनेरिया इज कॉज्ड बाय नाइजीरिया गोनेरिया। ठीक है, नाइजीरिया गोनेरिया जो है इसका पैथोजन है, इसके थ्रू ये डिजीज जो है ट्रांसमिट होती है। विक्टिम फील्स बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड इन्फेक्टेड क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स के थ्रू भी ये जो है आगे किसी भी नॉर्मल एक पर्सन में ही जाके ट्रांसमिट हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। वेट, ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद में इजीली क्योरेबल विद एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के थ्रू इजीली ये जो डिजीज है नाइजीरिया गोनेरिया के थ्रू जो होने वाली गोनेरिया डिजीज है, ये इजीली ट्रीट हो सकती है। सेकंड डिजीज है बेटा सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस का पैथोजन जो है बेटा वो है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, तो ये इसका पैथोजन है, एक बैक्टीरिया है बेटा। और इसके बाद में ट्रांसमिटेड थ्रू infected person, close body contact and kissing।
ठीक है। तो इसके थ्रू जो है ये किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के अंदर स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। और ये भी इजीली क्योर्ड विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये भी जो है इजीली क्योर हो सकती है एंटीबायोटिक के थ्रू, ठीक है बेटा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये दो डिजीज थी, एक तो सिफिलिस और दूसरी गोनेरिया, जो कि दोनों कैसी हैं, एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ये स्प्रेड होती है बेटा। और एड्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, तो इन दोनों डिसीज को हमने लिख लिया है। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं बेटा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है बेटा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिखते हैं बेटा इसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल इज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट क्या है बेटा, एजुकेशन ऑफ यंग पीपल, ठीक है। सेकंड, हेल्थ ऑफ यंग पीपल। थर्ड है बेटा, न्यूट्रिशनल ठीक है, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस। और फोर्थ है बेटा अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो कैसे मेंटेन हो सकती है किसी भी एक इंडिविजुअल की, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट बेटा एजुकेट, ठीक है, अवेयरनेस की जानी चाहिए जो भी यंग पीपल है, ठीक है, जो कि प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हैं, उनकी हेल्थ का उनको अवेयर करना चाहिए बेटा, एजुकेट करना चाहिए कैसे हेल्थ को मेंटेन करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। इसके बाद में न्यूट्रिशनल नीड्स, एडोलसेंस के टाइम पे, जिस टाइम पे ग्रोइंग पीरियड होता है बेटा, है ना, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी को कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ताकि आपकी बॉडी जो है वो सही से मेंटेन हो सके, है ना, बॉडी ग्रोथ हो सके, आपकी बॉडी में डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, आपके जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो आपकी बॉडी के अंदर। अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, ठीक है, अर्ली मैरिज को रोकना चाहिए बेटा, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस होते हैं उस टाइम पे, है ना, मिसकैरेज के। साथ ही साथ में चाइल्ड बियरिंग के टाइम पे किस तरह से अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए बेटा, तो ये सब चीजों को अवेयर करना चाहिए एक यंग पीपल को, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कुछ, ये हमने खत्म कर ली बेटा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने ग्लैंड्स वाला पार्ट डिस्कस किया बेटा। उससे पहले हमने कुछ चेंजेस देखे हैं बॉडी के अंदर जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं, फिर हमने ग्लैंड्स वाला पार्ट देखा, काफी सारे डिसऑर्डर देखे, और लास्ट में हमने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है, और एसटीडीज, ठीक है। इसके आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।